नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डिफेंस पैक्ट की। क्या भारत के लिए ये पैनिक करने वाला है या फिर हमें और सजग रहने की आवश्यकता है? क्योंकि बड़ी बात इस पैक्ट में है कि अगर पाकिस्तान पे को हमला होता है तो माना जाएगा कि सऊदी अरब पे भी हमला हुआ है, और सऊदी अरब पे को हमला होता है तो ये माना जाएगा कि वो पाकिस्तान पे भी, यानी कि दोनों मिलकर के उसका मुकाबला करें। इस तरह के पैक्ट्स के क्या मायने हैं? क्या और भी देशों के बीच इस तरह के पैक्ट हैं, और इस तरह की संधि कितनी कारगर रह पाती है? हमारे साथ विशेषज्ञों की टीम है, और हमारे साथ पूर्व आईएफएस गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ में हैं। मैं गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगा। क्या इस तरह के पैक्ट्स और भी जगह हैं, और इनके क्या मायने हो सकते हैं? योगेंद्र जी नमस्कार। आपको भी, सब दर्शकों को भी नमस्कार, हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, ऐसे पैक्ट्स हैं, लेकिन एक ही पैक्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है नेटो कंट्रीज का। नेटो कंट्रीज का जो उनका एक बहुत बड़ी संधि है, उसमें ये माना जाता है कि किसी एक नेटो देश पे अगर किसी का आक्रमण हुआ तो वो पूरे नेटो कंट्रीज के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। और इसी का सहारा लेते हुए नेटो कंट्रीज ने बहुत देशों को इस तरह का अरेंजमेंट किया है। पर्टिकुलरली सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज उसमें शामिल हुए हैं, वो इसीलिए उसमें शामिल हुए हैं। और यही समस्या अभी यूक्रेन और पोलैंड और इन देशों के साथ चल रही है। जहां तक सऊदी अरेबिया का सवाल है, ये इस रीजन में ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है जो किसी देश के साथ साइन हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका इमीडिएट रीजन जो इजरायली अटैक कतार पे हुआ था रिसेंटली, क्योंकि अमेरिका नॉर्मली रीजन का सिक्योरिटी प्रोवाइडर माना जाता है। अब इस केस में ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, बल्कि इजराइल को अटैक करने की इजाजत और दे दी। तो ये सऊदी सोचते हैं कि कभी हमारे ऊपर भी ऐसी नौबत आ सकती है कि हमारे ऊपर किसी चीज को लेकर के इजराइल का अटैक हो जाए। तो वो चाहते थे कि हमारे को किसी तरह की इसमें सेफगार्ड मिले। एक रीजन तो ये है। तो वो रीजन के लिए उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी सहारा चाहिए था। पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बर्बादी हुई और जो उनकी आर्म फोर्सेज का जो दिवालियापन सामने आया, उससे ये लगा कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने ये देखा कि हमको भी अगर सऊदी अरेबिया में जो इक्विपमेंट अवेलेबल है, जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स हैं, अमेरिकन मिसाइल्स हैं, अगर उनके ऊपर हमारा कुछ अधिकार हो जाए या कुछ हम उनको प्रयोग कर सके, तो शायद हम इंडियन अटैक को फेस कर पाएंगे। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इंडिया को सिंपली एक वार्निंग के रूप में ये प्रोजेक्शन किया गया है कि हमारे साथ सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ है। अब सऊदी अरेबिया एक्चुअली इस चीज को अलाउ करेगा या नहीं करेगा इंडिया के खिलाफ में, ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। मेरा विचार ये है कि हमारे और सऊदी अरेबिया के बीच में बहुत गहरे संबंध हैं, जिनको सामरिक संधि कहते हैं। वो है, हमारा ट्रेड भी बहुत ज्यादा है। हम उनसे क्रूड ऑयल और कुछ रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी अच्छी क्वांटिटी में इंपोर्ट करते हैं। हमारे करीब करीब ये समझ लीजिए 50 लाख लोग वहाँ काम करते हैं सऊदी अरेबिया में, हर तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि सऊदी अरेबिया, और अभी आप जानते हैं सऊदी अरेबिया ने प्राइम मिनिस्टर को उनका हाईएस्ट अवार्ड दिया हुआ है, तो मेरे को लगता नहीं है कि सऊदी अरेबिया इस तरह का यूज इंडिया के अगेंस्ट में अलाउ करेगा अगर ऐसी नौबत आई तो। क्योंकि हमारा जो अप्रोच ये है कि पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है, और अगर वो इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज को दोबारा प्रोवोक करेगा इंडिया के अगेंस्ट में, तो हम उसके अगेंस्ट में ऑपरेशन करेंगे। तो ये चीज पूरी तरह से सऊदी अरेबिया को क्लियर है, और मेरे को लगता है कि हमारे डिप्लोमेटिक चैनल से ये और क्लियर कर दी जाएगी आगे आने वाले कुछ दिनों में कि ये जो संधि है इसके अगेंस्ट में नहीं खड़ी रहेगी। जी, क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर अभी
उसे स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है। और मकसद भारत का साफ था कि हमने किसी अवाम पे या किसी देश पे हमला नहीं किया है, हमने उन टारगेट्स को अचीव किया है जो हमारे पहलगाम की घटना को जिन्होंने अंजाम दिया, और वो घुसपैठिए लग रहे थे कि वहां छिपे हुए हैं या उनके आका वहां, तो उसको तबाह करने का एक मकसद था। विश्व बरादरी को इस बात को कहा भी। मैं करोड़ी सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, हमारा सऊदी अरब के साथ में संबंध है, और जब ये सर ने भी बताया और सबको भी पता है कि हमारी ट्रेड डील्स काफी नहीं, लेकिन पैक्ट में ये है कि ये डिफेंस पैक्ट है, और इसमें साफ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें कहा गया है कि एक पे हमला मतलब दूसरे पे हमला। तो क्या लगता है आपको कि कुछ चीजों को सऊदी अरेबिया ने जल्दबाजी में की है, या फिर कुछ चीजें इसमें हैं, या मीडिया रिपोर्ट्स में वो पूरी तरह से नहीं आई? मतलब कि अगर आतंकी हमला या आतंकी घटनाएं होंगी तो उसमें सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं इसमें? देखिए योगेंद्र जी, गुप्ता जी ने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही कंसाइज तरीके से भी बताया कि किस किस तरह से डेवलपमेंट हो सकते हैं जी। जहां तक नेटो का सवाल है, वो कोल्ड वार का प्रोडक्ट है, और कलेक्टिव सिक्योरिटी और बैलेंस ऑफ पावर का जमाना अब चला गया है। आज फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है, तो उस तरह का कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला नहीं हो सकता। और इसीलिए कतर में जो इस्लामिक समिट हुआ था, वहां पाकिस्तान और ईरान दोनों ने अरब नेटो का प्रपोजल दिया था, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसको ज्यादा रिसीव करने वाले नहीं थे। पाकिस्तान और सऊदीया का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान की आर्मी है, वो लंबे समय से सऊदी आर्मी के ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को ट्रेनिंग देती रही है। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल वहां विजिट करते रहे हैं। ये पाकिस्तान का सऊदी अरब का संबंध है। और सऊदी अरब के विकास में इंडिया और पाकिस्तान दोनों का डायस्पोरा है, बहुत बड़ा योगदान है। पाकिस्तान नंबर 2 है पाकिस्तानी डायस्पोरा के रूप में। तो पाकिस्तान के साथ और सऊदी अरब के आर्थिक संबंध तो हैं, भारत के भी संबंध हैं। तो दोनों के, भारत और पाकिस्तान दोनों के संबंध अच्छे हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये हुआ है, मुझे लगता है कि सऊदी अरब को ये डर लग रहा है कि इजराइल कभी भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और सऊदी अरब और फ्रांस दोनों ने मिलकर यूएन कॉन्फ्रेंस में 2 स्टेट सॉल्यूशन को प्रपोज किया था, और वो अब जनरल असेंबली में आने वाला है, तो फाइनली अप्रूव होगा। तो ऐसी परिस्थिति में सऊदीया को भी ये डर लग रहा है कि कहीं इजराइल सऊदीया पे भी कतर की तरह अटैक नहीं कर दे। क्योंकि नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ने भी तो टेररिस्ट को पे बम डाले थे, बम किया था, हम भी बम डाल सकते हैं कतर के मामले में। तो इससे स्पष्ट है कि टर्की और सऊदी अरब टारगेट हो सकते हैं। ईरान ऑलरेडी टारगेट है। तो इजराइल 6 देशों के विरुद्ध तो प्रैक्टिकली लड़ ही रहा है, उनकी सॉवरेनिटी को तो वायलेट कर रहा है। हो सकता है 7वां देश कोई हो। तो उनको एक तो ये डर है सऊदीया को। दूसरा यह है कि ईरान और सऊदी के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। चाइना ने दोनों में दोस्ती तो करवाई है अभी, लेकिन ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बनता है तो सऊदी के लिए भी एक थ्रेट हो सकता है, ईरान भी। क्योंकि देखिए, हम जब टीवी चैनल पे डिस्कस करते हैं तो हमारा स्टेट सेंट्रिक अप्रोच होता है, जियो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक होता है। हम सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ईरान और सऊदी अरब तो इस्लामिक सिविलाइजेशन का पार्ट है, लेकिन स्टेट सेंट्रिक अप्रोच में दोनों में दोस्ती भी नहीं है उस तरह की जो होनी चाहिए। तो दूसरा खतरा यह है। तीसरा यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा क्लाइंट रहा है सऊदी अरब हथियारों को लेके। लेकिन अमेरिका जब कतर में सऊदी ने देखा तो अमेरिका अब ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि अमेरिका किसी भी हालत में इजराइल को नहीं छोड़ेगा। और पाकिस्तान और ये सऊदी के बीच में पैक्ट होने के बाद में अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बीएलए को लेकर चीन और पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा कि इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए, जो अमेरिका ने कर रखा था, लेकिन अमेरिका ने वीटो किया है भी। तो अमेरिका को भी पाकिस्तान पे संदेह हो गया कि सऊदी अरब जो अमेरिका का ट्रेडिशनल अलाई रहा है, पाकिस्तान और सऊदी जाते हैं तो अमेरिका का भी अविश्वास सऊदी पे भी हो रहा है और पाकिस्तान पे भी हो रहा है। तो ये तो वहां की जो कंडीशन है। इंडिया और भारत का जहां तक सवाल है, जैसे गुप्ता जी ने कहा कि भारत को टारगेट शायद नहीं करे, लेकिन जब डिफेंस एग्रीमेंट है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट,
तो सऊदी अरब के साथ के लिए धर्म संकट जरूर रहेगा, क्योंकि भारत से जितने क्लोज रिलेशन हैं, तो और भारत पे भी सऊदी का भरोसा इसलिए नहीं रहा कि भारत ने इजराइल के वित्त मंत्री को बुला के म्यूचुअल बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया है, और ऐसे वित्त मंत्री को बुलाया है जिसपे ब्रिटेन ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने बैन लगा रखा है कि उसको अलाउ नहीं करेंगे अपने यहाँ। तो भारत पे भी सऊदी का भरोसा नहीं रहा कि भारत भी इजराइल के साथ जा सकता है, क्योंकि भारत के दो इंटरेस्ट हैं, एक तो हाइफा है, एक है चाबहार, जो दोनों पोर्ट है वो मिडिल ईस्ट में है। तो हाइफा को भारत सुरक्षित करना चाहता है, इसलिए इजराइल से अच्छे रिश्ते चाहता है, और चाबहार को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए ईरान से भी अच्छे रिलेशन रखना चाहता है, और अमेरिका ये अच्छी तरह समझता है। जी योगेंद्र जी, मैं वापस आता हूं सर आपके पास में। कहीं ना कहीं एक अविश्वास है दुनिया में जो पनप रहा है। दो चीजें मैं देख पा रहा हूं, हथियारों की होड़ और एक अविश्वास। अच्छे दोस्त जो हैं वो डिनर करते हैं, लेकिन सुबह उनमें संदेह पैदा होता है कि कहीं ये उसके साथ तो नहीं जा रहा है। वही खेल दुनिया में चल रहा है, और एक अस्थिरता ट्रेड के साथ साथ ये भरोसे की अस्थिरता हो रहा है, जिसकी वजह से कोई किसी के साथ जा रहा है, कोई किसी के। ये मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, हालांकि मैं जो आपका इंटरनेट शायद बंद हो गया योगेंद्र जी। जैसा कि आपने अभी गौरी शंकर साहब ने और डॉक्टर किरोड़ी सिंह साहब ने इतनी कंसाइज और इतना क्लियर आर्टिकुलेट किया है इस चीज को कि इस जो संधि जो हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में, इसका हमारी सिक्योरिटी पे क्या इम्प्लीकेशन है और इसके असली में क्या मायने हैं। जहां तक हमारा भारत और सऊदी अरेबिया का सवाल है, हमारी कई दिनों से हमारी उनके साथ संबंध अच्छे रहे हैं। सबसे पहले हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन 1947 में जो तकरीबन शुरू में देशों के साथ आजादी के बाद बने थे, उनमें सऊदी अरेबिया एक है। और उसके बाद दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था 2006 पे, और रियाद डिक्लेरेशन हुआ था 2010 में, जिसमें हमारी काफी सारी मल्टीपल एग्रीमेंट्स हुए हैं। और ये सारी की सारी एग्रीमेंट जब प्रधानमंत्री जी 2025 में, इस साल जब अप्रैल में वहां गए थे, जहाँ की अभी बताया है गौरी शंकर जी ने कि उनको सबसे बड़ा अवार्ड वहां का सऊदी अरेबिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है, वो अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। तो सऊदी अरेबिया और हमारे रिलेशंस में बहुत अच्छा, एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हमारी बहुत अच्छी उनके साथ तालमेल रहा है। और हमारी एनर्जी, स्पेस, हेल्थ, स्पोर्ट्स और ज्वेलरी में काफी सारा हमारा ट्रेड है। पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो 2024-25 में तकरीबन 42 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड हमारे बीच हुआ है। तकरीबन 11 से 12 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमने किया है, और बाकी एक्सपोर्ट सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ किया है। ज्वेलरी का जो क्रेज है और ज्वेलरी की जो एक्सपोर्ट है, तकरीबन 40-45% हमारी उनसे पिछले साल में ज्यादा बढ़त हुई है। परंतु ये जो बायलैटरल पैक्ट हुआ है, वो एक तो जैसा कि दोनों पैनलिस्ट, लर्नेड पैनलिस्ट ने भी बताया है कि वो इमीडिएट एक्शन था कतार के ऊपर इजराइल का हमला। और कतार, सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूएई, ये 4 देश हैं जो प्रो अमेरिकन है, और इजराइल का इनके साथ कभी भी कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि ये फलस्तीन के साथ खुल्लम खुल्ला ये नहीं कुछ उनके साथ मदद कर रहे हैं। और बाकी देश तो सीरिया और जो दूसरी कंट्रीज है, ईरान, इसका तो आप देख ही रहे हैं, उसके ऊपर तो कितना वैसे ही हमला करता रहा है। तो कभी कतार ने ये नहीं सोचा था कि इजराइल उन पे हमला कर देगा, पर वो उन्होंने बोला कि हिजबुल्लाह वहां अभी कुछ कर रहा था, इसलिए हमने हमला कर दिया। तो अभी ये जो विश्वास था कि जो हमेशा कभी भी इजराइल उन पे हमला नहीं करेगा और अमेरिका उनका दोस्त है, हमेशा उनको बचा के रखेगा, ये बात झूठी साबित हुई। और इसलिए एक जो उन्होंने अभी किया है,
वो जैसे कि सबने बताया कि नाटो की लाइंस के ऊपर ये उस तरह का पूरा वो तो नहीं है, नाटो में तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, परंतु ये दोनों ने एक तो ये जॉइंट डिटरेंस है। एक सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन उनके पास है और एक जॉइंट डिटरेंस है। हालांकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जो हमारा न्यूक्लियर वेपन्स है वो प्योरली हमें हमारे पर्सनल सेफ्टी के लिए, हमारे डिफेंस के लिए है, अगेंस्ट बेसिकली हमारे इंडिया के खिलाफ, जो हमेशा वो बोलते रहे कि लॉन्ग टाइम हमारा जो फो है इंडिया, उसके खिलाफ हम इस्तेमाल करें। परंतु ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी कि एकदम से जो उनका इस तरह का राइटिंग में एक तरह का डिफेंस एग्रीमेंट होना। हालांकि उनकी सिक्योरिटी पार्टनरशिप कई दशकों से चल रही है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की, और उनके कितने सारे आदमी एक दूसरे के जाते हैं, ट्रेड कितना चाहिए दोनों पैनलिस्ट आपको बता चुके हैं। तो ये बेसिकली ये एक डर की भावना और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है। परंतु जैसा कि किरोड़ी सिंह ने बताया कि अगर राइटिंग में ये है एग्रीमेंट, तो हमारे सऊदी अरेबिया के साथ क्या रिलेशन है ये मे भी मैटर करे या नहीं करे। तो आज को पता नहीं चलता कि रात सबसे बोलते हैं हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और दूसरे दिन 50% टैरिफ लग जाती है। तो मैं चाहूंगा कि बाकी पैनलिस्ट इसके बारे में और कुछ बताएं अभी। मैं इस पे कुछ ऐड करना चाहूंगा। ऐसा है कि इसमें 2-3 फैक्टर्स और हैं। पहला फैक्टर तो यह है कि सऊदी अरेबिया में एक इंटरनल सिक्योरिटी की बड़ी समस्या है। एक तो वहां पे जो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स हैं वो सऊदी फैमिली के अगेंस्ट में हमेशा से रहे हैं। मैं बहरीन में सर्व कर चुका हूं और मैंने सऊदी अरेबिया के कई विजिट किए थे उस पीरियड में। तो जो सऊदी अल सौद फैमिली है वो काफी किस हद तक मतलब अपने आप को आइसोलेट करके वहां रहती है। एक पूरा एरिया उनके लिए सुरक्षित किया गया है जिसमें ऑर्डिनरी सिटीजन्स को अलाउ नहीं किया जाता है। उनका एयरपोर्ट भी अलग है, मूवमेंट्स का सब कुछ। तो एक सऊदी अरेबिया में एक अलग से सऊदी अरेबिया है जो सिर्फ अल सौद फैमिली के लिए बना हुआ है। तो उनको जो जनरल पब्लिक है उससे थोड़ा सा डर रहता है कि कब उनके अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन या उत्पात हो जाए, पहला। तो ये एक रीजन होता है। दूसरा, अगर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मिलके भी भारत को अगर चैलेंज करते हैं तो सऊदी अरेबिया के पास ऐसा कोई विशेष एडिशनल पावर नहीं है जो पाकिस्तान को ऐड कर पाएगा। जैसे वो हूतीज के अगेंस्ट में पिछले कई वर्षों से पाकिस्तानी और सऊदी दोनों एक्ट कर रहे हैं, लेकिन हूतीज को कंट्रोल नहीं कर पाए। कितने वर्ष हो गए, मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए ये वार चल ही रहा है दोनों के बीच में, और उसमें सऊदी अरेबिया की बजाय पाकिस्तानी सोल्जर्स का ज्यादा रोल रहा है। उसके बावजूद भी वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, और उनके पास बड़ा एडवांस्ड अमेरिकन इक्विपमेंट भी है उसके बावजूद भी। तो हमें उस दृष्टिकोण से भी अगर लें कि अगर सऊदी अरेबिया पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ जाता है तो भी हमें उसमें कोई थ्रेट की महसूस नहीं करना चाहिए। हम पूरी तरह कैपेबल है अपने आप को डिफेंड करने में। एक दूसरा फैक्टर जो है वो है इस्लामिक लीडरशिप का। इस्लामिक लीडरशिप जो है वो 3 कंट्रीज में इनमें कॉन्टेस्ट है। एक तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ टर्की है। तो अभी रिसेंट पास्ट में टर्की ने थोड़ा सा एक्टिवेट कर दिया अपने आप को। टर्की पहले इस रेस में नहीं था। अब उन्होंने पाकिस्तान के क्लोजनेस आई, उन्होंने मलेशिया से भी सपोर्ट ले लिया। तो उसको दोनों को सपोर्ट को देखते हुए सऊदी अरेबिया ने सोचा कि पाकिस्तान को टर्की से दूर किया जाए, और उसको उस पर्पस से उन्होंने इस संधि पे शायद एग्रीमेंट, एक फैक्टर ये भी रहा होगा एग्रीमेंट करने के लिए। और कई फैक्टर्स जो अपन ने समझाए वो हैं, लेकिन ये भी एक फैक्टर रहा होगा कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपने को लीडरशिप रोल में इस्लामिक वर्ल्ड में बनाए रखे, और उसके लिए पाकिस्तान को साथ में ले ले, और उनकी मिलिट्री जो पावर है उसको सपोर्ट मिले। क्योंकि उसके अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट में भी अगर कोई एक्शन लेना होगा सऊदी अरेबिया को, तो उसको पाकिस्तान का सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अकेला ईरान के अगेंस्ट में फाइट नहीं कर सकता।
ईरान की जो पावर है वो काफी ज्यादा है सऊदी अरेबिया की बजाय। सऊदी अरेबिया के लोग युद्ध में काफी अरसों से रहे नहीं है, और थोड़ा उनकी वेल्थ इतनी हो गई कि थोड़ा अय्याशी का वातावरण भी वहां पर है। तो इन चीजों को देखते हुए ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि ये 4-5 फैक्टर हैं। पहला है फैक्टर जो कतार वाला है, दूसरा जो इंटरनल सिक्योरिटी का है, और तीसरा जो है वो लीडरशिप इस्लामिक वर्ल्ड की है वो है, जी और चौथा जो फैक्टर है वो है इंटरनल सिक्योरिटी का उस देश की, और एनर्जी सिक्योरिटी का। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। लेकिन मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूं कि भारत को इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक प्रोजेक्शन है पाकिस्तान की तरफ से, और भारत को नेचुरली डरना नहीं चाहिए, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन सऊदी अरेबिया से मांगना चाहिए कि इसका अगर पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक भारत पे गुप्ता करता है साहब, गुप्ता तो साहब, उसका क्या यहाँ इन्वॉल्वमेंट लगता है होगा। आपको कि यहाँ आपको लगता है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स को जो लोग देख रहे हैं उनकी पहले से नजर होगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि बीच में भी इस तरह के कुछ संकेत मिले थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कि कुछ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच भी कुछ चल रही हैं, लेकिन अभी एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये पैक्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला पैक्ट हो गया। तो हमारा ध्यान उसी समय होगा और कुछ क्लियरिफिकेशन सऊदी अरबिया ने हमें भरोसे में लेकर के दिया होगा, क्योंकि हम लोग भी उनसे एक बड़े बायर के रूप में है वहां से, यानी कि इंपोर्ट करते हैं, हमारे वॉर एक्सरसाइज भी चलते हैं, बहुत सारी चीजें। तो वो सारी चीजों पे हमारी टीम भी पहले से फोकस कर रही होगी या देख रही होगी। मैं आपके पास में लौटूंगा, लेकिन मैं एक बार सिक्योरिटी को लेकर के मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने बात सुरक्षा की है, तो मैं एक बार रुक करना चाहूंगा कटेवा साहब का। कटेवा साहब, हमारे लिए कितनी चिंता की बात है या किसी तरह की कोई डरने की आवश्यकता नहीं है? देखिए, इमीडिएटली तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि गौरी शंकर जी ने बताया कि सऊदी अरेबिया के पास कोई आर्मामेंट वाइज, हार्डवेयर वाइज कोई इस तरह के हथियार नहीं है जो इतना फर्क पाकिस्तान को डाल सके। पर एक बात जी जरूर है कि जब भी हमारी पाकिस्तान के साथ झड़प हुई है, इस्लामिक कंट्रीज ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। पर इस पैक्ट के बाद और इस ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि टर्की ने उनको बहुत मदद की है। और बिल्कुल, जितने सारे जो ड्रोन और जितने इतने सारे ड्रोन कभी तुर्की के ही थे। हमने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के पास इतने ड्रोन होंगे। अगर दोनों मुस्लिम कंट्रीज, डोमिनेटिंग कंट्रीज जो इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को अगर प्लीज कर रही है, तो ये भारत के जरूर कंसर्न की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर चीन तो उनको वैसे ही मदद दे रहा है। तो ऐसे पाकिस्तान के खुद के पास कुछ है नहीं, और वो नॉन स्टेट एक्टर्स से हमारे देश की शांति भंग कर रहा है। उसके लिए अगर उसे फाइनेंशियल मदद किसी या कोई छोटी मोटी और दूसरी मदद मिलेगी, तो एक उनको उसको बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। मैं तो एक हमें चीज जरूर जानना चाहूंगा हमारी कटेवा साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, इस पैक्ट के बीच कोई चाइना का एंगल तो नहीं है? क्योंकि ये मालूम है कि पाकिस्तान न तो आर्थिक रूप से संपन्न है, ना ऐसी ताकत है कि सऊदी अरेबिया पे अगर इजराइल अटैक करता है तो पाकिस्तान बचाव कर सके, वो ताकत भी नहीं है। फिर ये एक बेमेल पैक्ट क्यों हो सकता है? कहीं इसके पीछे तीसरी कहानी तो नहीं है कोई? देखिए, पाकिस्तान योगेंद्र जी एक ऐसी जगह है, ऐसा एक देश है जहां पे अगर बेस बनाता है अमेरिका, क्यों पाकिस्तान को हमेशा मदद देता रहा, चाहे पाकिस्तान कुछ भी करे। उन्होंने तो इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट को उन्होंने अपने देश के अंदर रखा होता, जिसे अमेरिका ने जाके उसको खत्म किया। फिर भी पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के खिलाफ उसने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। और अभी भी आप देख रहे हैं कि जो उनका आर्मी चीफ पाकिस्तान का गया, जैसे ऑफिशियल लंच पे बुलाया गया व्हाइट हाउस, सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके। तो पाकिस्तान को इसी तरह से चाइना क्योंकि पाकिस्तान को काफी मदद कर रहा है। और अमेरिका के पास पाकिस्तान एक ऐसी जगह जहां से अफगानिस्तान की लड़ाई रशिया ने और अमेरिका ने दोनों पाकिस्तान के बलबूते पर लड़ी। तो ये एक ऐसी बेस बन सकती है जिससे यूरोप और एशिया दोनों को वो डोमिनेट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान और पूरे मुस्लिम कंट्रीज एक साथ हो जाएंगे, तो इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा उनका एक इकट्ठा नाटो की तरह एक फोर्स बन जाएगा। और आपको पता है कि इनके पास हर एक कंट्री में एक दो तीन ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं, जो चाहे हिजबुल्लाह लो, चाहे होती लो, चाहे ये हमास लो। हमास हो। हाँ, तो ये धर्म के नाम पर फैनेटिक करने में पीछे नहीं हटते।
तो हमको इस चीज से अपने आप को गार्ड करना है कि पाकिस्तान को इस तरह की मदद नहीं मिले। और इसलिए आप हमारा और सऊदी अरेबिया का काफी अच्छा रिलेशन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उनको एक डाली है कि एक पे हमला होगा, दोनों पे हमला किया माना जाएगा, तो पाकिस्तान पे तो हमला करने के लिए सिर्फ हमारी देश ही है, बाकी तो कोई उससे लड़ाई करता नहीं है। तो इस बात के लिए ये चिंता का विषय जरूर है, परंतु ऐसी कोई चिंता नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी को कोई बहुत बड़ा इससे इम्प्लीकेशन होगा। और ये है कि चीन उसको मदद दे रहा है, तो जरूर अमेरिका ने उसको काउंटर करने के लिए कि चीन का डोमिनेंस नहीं हो इतना ज्यादा वहां पे। और अमेरिका का कोई पता नहीं है, अमेरिका के परमानेंट इंटरेस्ट है, वो कब किसको मदद करेगा उसे, खास करके अभी जो प्रेजेंट राष्ट्रपति है वहां के, आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो कटार और सऊदी अरेबिया में कभी भी इजराइल का कोई किसी तरह का हमला नहीं हुआ, और वो आराम, उनको पता था कि इनके अमेरिकन बेसेस हैं उन दोनों देशों के अंदर बड़े बड़े, उसके बावजूद कटार के ऊपर उन्होंने हमला किया कि उग्रवादी कैंप है उसको हम उड़ा रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन, अगर आप दोनों पैनलिस्ट ने बताया है, ये सबसे बड़ा इमीडिएट जो रीजन है वो यही कारण हो सकता है कि ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा करने का एक पहल है। और ये हमारे देश के लिए एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि हमारे देश के लिए, हमारे देश की दोस्ती है सारे ज्यादातर जो इस्लामिक नेशंस हैं, चाहे वो मलेशिया हो चाहे सऊदी हो, सबके साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहे। सिर्फ ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में टर्की के साथ जो हमारे इतने अच्छे रिलेशन थे, वो आप देखा कि एकदम से उन्होंने इसको ऐसी मदद की जो बिना पैक्ट के इतनी ज्यादा मदद कर दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और खास करके 7-8 तारीख को जो इनिशियल नाइट पे जो जितने उन्होंने कई 400-500 एक साथ ड्रोन फायर किए हैं ऑल अलोंग दी बॉर्डर, वाज जो हमारे को इट वाज ए सरप्राइज टू दी डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर दिस। ये पहले पता नहीं था कि इनके पास इतने सारे इस तरह के ड्रोन होंगे। बिल्कुल, वो अगर एक एंगल जुड़ता है जिससे कहा जा रहा है कि नेटो जैसा एक संगठन इस्लामिक कंट्रीज कर सकते हैं, वो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे अगर धार्मिक आधार पे अगर ये एंगल कुछ आता है, कभी कोई बात आती है, तो वो थोड़ा सा एक एंगल इनका जुड़ सकता है। हालांकि नेटो जैसी तो नहीं होगी, क्योंकि फंडिंग, हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि फंडिंग की मुस्लिम कंट्रीज के पास में भी कई संपन्न हैं, उनके पास में पैसा ठीक ठाक है। लेकिन खैर चलिए, मैं एक बात ये जान सकता हूं कि क्या वाकई एक अस्थिरता और दूसरा एक भरोसा जो टूट रहा है राष्ट्रों का एक दूसरे के प्रति, वो भी एक कारण है इसमें? हाँ, ये अमेरिका का भरोसा तो टूटा है इसके ऊपर, सऊदी अरेबिया को। उनको नहीं पता था कि, और उनको उनके डायरेक्ट उनके पे अटैक तो नहीं किया है जी। एक और है जो ज्वाइंट डिटरेंस है, एक की पूरी इस्लामिक कंट्रीज में अभी सिर्फ पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर वेपन जो चल रहा था वो उसका पता नहीं है कितना उसमें से वो डिग्रेड हुआ है, और कितना प्रिपरेशन में कब जाकर के उनके वेपन के न्यूक्लियर वेपन वो उनके पास फायर करने के लिए तैयार हो पाएंगे। पर ये नॉन फैक्ट है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जॉइंट डिटरेंस के लिए वो पाकिस्तान के साथ इस तरह की संधि कर रहे हैं। नहीं तो हमारे देश के साथ और किसी भी देश के साथ इस तरह का क्लियर कट उनके सिक्योरिटी पार्टनरशिप और अग्रीमेंट तो बहुत तरह के हुए हैं, पर राइटिंग में डिफेंस एग्रीमेंट और इतना क्लियर वर्डेड कि ये नहीं कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे या संकट के समय हम एक दूसरे को कुछ सहायता देंगे या नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम एक दूसरे को हम मदद करेंगे, इस तरह की बात नहीं है। ये क्लियर कि एक पे हमला, दोनों पे हमला माना जाएगा। तो ये लाइन जो इसके अग्रीमेंट में है, जो कि बार बार हाईलाइट की जा रही है हर जगह से, इसके बारे में जरूर सोचने की बात है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी सिक्योरिटी अपरेटस और हमारे हार्डवेयर संपन्न है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल, फिलहाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं चलिए एक बार रुक करना चाहूंगा करोड़ी सिंह जी का। सर, आपका क्या मानना है कि एक दुनिया में एक अविश्वास जो पैदा हो रहा है और हर किसी को इस अविश्वास के चलते एक हथियारों की होड़ या फिर अपने नए दोस्त तलाशे जा रहे हैं कि कौन किस वक्त कैसे मदद करेगा, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं। देखिए योगेंद्र जी, अविश्वास हमेशा राज्यों के बीच संबंध होते हैं, उनमें होता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मेन कंपोनेंट है वो। लेकिन पहले जो आइडियोलॉजिकली पोलराइज्ड वर्ल्ड था,
तो उस समय अविश्वास इतना नहीं था, क्योंकि एक विचारधारा से बंद के पोलराइज था, और तीसरा फोर्स था वो नॉन अलाइंड था। लेकिन अब बहुत ही फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है, अब कहीं कोई ग्रुप नहीं है कि ये सॉलिड ग्रुप है। इवन नेटो के अंदर भी इतना अविश्वास बढ़ गया है कि नेटो के देश, यूरोपियन देश हैं, वो अमेरिका पे विश्वास नहीं करते। हाँ। अमेरिका वो प्रासंगिक भी नहीं रहा और उसकी स्थिति भी नहीं है अब। जी, तो अविश्वास तो हमेशा रहा है, लेकिन अब जो वर्ल्ड फ्रेगमेंटेड है, इसको किस तरह से कंसोलिडेट किया जाए, और इसलिए इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज पे फोकस करें, सिक्योरिटी और मिलिट्री एस्पेक्ट को कम किया जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। क्योंकि हम देखें तो मिलिट्री स्पेंडिंग अगर 23-24 की तुलना करें तो 23 में 2.4 ट्रिलियन था, और 24 में 2.7 ट्रिलियन लगातार बढ़ रहा है, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो सभी देशों में कम हो रहा है। बिल्कुल। इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस थी वो भी कम हो रही है। तो एक दूसरे की ह्यूमैनिटेरियन नाम से, विकास के नाम से मदद कम होती जा रही है, और सिक्योरिटी के बारे में हर देश हाइपर सेंसिटिव हो गया है, और उससे मिलिटराइजेशन बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, और वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। किसी एक देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया को खतरनाक स्थिति में ले जा रहा है मिलिटराइजेशन। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक होड़ जो मची हुई है। मैं चले समय कम है, मैं 30 सेकंड एक बार गुप्ता साहब के पास में और कटेवा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, दुनिया में एक अविश्वास और हथियारों की होड़ बढ़ रही है, विकास सेकेंडरी रह गया, जबकि उसी से रोजगार चलता है। सबको मालूम है कि युद्ध या इस तरह की जो चीजें तबाही है, लेकिन हर किसी को इस अविश्वास के चलते है ये एक भरोसा खुद को भी कायम करना है कि हम सुरक्षित हैं। एक वजह है ये कि हर कोई नए दोस्त तलाश रहा। योगेंद्र जी, ये बिल्कुल सही है। जैसे करोड़ी सिंह जी ने कहा कि अभी कोई आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट जो पुराना हुआ करता था वो खत्म हो गया। बिल्कुल। और जो फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है उसके अंदर जो अलायंसेज बन रही है ना, वो इंटरेस्ट बेस्ड अलायंस बन रही है, वो इश्यू बेस्ड अलायंस बन रही है। एक इश्यू पे आप किसी से सहमत हैं, दूसरे इश्यू पे किसी और से सहमत हैं। तो हमारी भी यही अप्रोच रही है रिसेंटली। तो इस तरह की जो अलायंसेज हैं ये कोई सॉलिड बेसिस पे नहीं है, इसकी फाउंडेशन बड़ी वीक होती है। और कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी रशिया हमारे साथ है, लेकिन रशिया का भी कोई दूसरा ज्यादा गहरा इंटरेस्ट आ जाएगा तो हो सकता है वो हमारे को छोड़ दे। तो ये चीजें जो हैं वो हो रही हैं। अभी देखिए, आप चाइना का रुख देखा ना आपने, चाइना का रुख अब हमारे प्रति थोड़ा बदल रहा है, वो ज्यादा विश्वास कर रहा है हमारे ऊपर बजाय पाकिस्तान के। तो ये अलायंसेज रीअलाइनमेंट हो रहा है वर्ल्ड की पावर्स का। और इसमें ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इसमें एक सॉलिडरिटी है रिलीजन के बेसिस पे, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग सॉलिडरिटी है। वो हर अदर जो फैक्टर है उसको ओवरराइड कर जाती है कई बार। तो उससे हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चले सर क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं 30 सेकंड एक बार कटेवा साहब का रुख करना चाहूंगा। तो कटेवा साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। तो फिलहाल जो मैं बातचीत से समझ पा रहा हूँ, क्यों आप सब लोग अनुभवी हैं, तो अवसर किसके साथ में कहाँ आपका कोलैबोरेशन बैठता है, किसके साथ आपका कॉम्बिनेशन बैठता है, बस वो समय पे जो काम आएगा वही दोस्त है। ये एक अस्थिरता का माहौल इस तरह का बनेगा, लंबे समय किसी के साथ वो रिश्ते नहीं रहेंगे। जैसे अभी कहा गया कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की जो गलवाहियां हो रही हैं, उसके कारण चाइना हमारे प्रति थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, पाकिस्तान से वो भरोसा टूट रहा है। इसी तरह से दूसरे मुल्कों की भी स्थितियां बनी जा रही हैं। तो एक अवसर ऐसा पैदा हो रहा है कि कौन किसके साथ कब रह सकता है, कि अस्थिरता के साथ साथ अस्थायी संबंध बन रहे हैं। क्योंकि आइडियोलॉजिकली किसी के कोई संबंध नहीं है, ना किसी का कोई एग्रीमेंट ऐसा है कि हमें साथ में चलना है। अब ये पैक्ट को लेकर के क्योंकि एक नई बहस छिड़ी है, तो इसके कुछ मायने रहेंगे कि लंबा चलेगा नहीं चलेगा। योगेंद्र जी, जरा कम से कम 3-4 साल पहले यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के पहले ऐसे लग रहा था कि अभी लड़ाइयों का दौर खत्म हो गया है और अभी इकोनॉमिक सुप्रीमेसी का दौर शुरू हो गया है जी। पर ये लड़ाइयां ऐसी हुई कि एकदम से बदलाव आ गया। और आज के दिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह पॉलिटिक्स में एक कहावत है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट्स, इसी तरह से जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कहावत सबसे ज्यादा महत्व रखती है कि हमारे परमानेंट इंटरेस्ट कहाँ है, परमानेंट फ्रेंड्स कोई नहीं है। आप देखिए कि इजराइल यूरोप काफी अच्छी दोस्ती थी, पर भी 2 नेशन थ्योरी में कितने सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है वो इसके खिलाफ वोट देंगे यूएन के अंदर।
तो इसी तरह से जो देश के इंटरेस्ट हैं, देश के जो हित हैं, वो बदलने में देर नहीं लग रही है। जैसे पॉलिटिक्स में लगता था पहले थोड़ा कि कभी किस तरफ सर मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि समय काफी हो चुका है। और तो चलिए, इस पैक्ट को लेकर के हमने चर्चा की है, क्योंकि सऊदी अरब पे अभी हम ये नहीं सोच सकते हैं कि उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान का इस तरह के साथ में पैक्ट कर ले। कुछ क्लियरिटी उस पैक्ट की आएगी, उसके बाद पता चल पाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा संपन्न राष्ट्र नहीं है कि जिस पे भरोसा करके आंख मूंद करके सऊदी अरब इस तरह का पैक्ट करे कि उस पर हमला होगा तो सऊदी पे हमला होगा। और हमारे रणनीतिकार पूरी बारीकी से हर पहलू को देख भी रहे होंगे, तो ऐसे कोई चिंता होने के लिए भारत की कोई बात नहीं है। फिलहाल भारत अपने आप में एक अच्छे तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से भी संपन्न है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।